हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ रीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के वह प्रश्न जो 2011 से 2022 तक के पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर लगभग 300 प्रश्नों की एक सीरीज दी जाएगी आपको और उसमें से भाग पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें से 1 से 5 तक जो प्रश्न दिए जाएंगे उसके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए देखते हैं गद्यांश। हम देखते हैं तो गद्यांश हमारा कंप्यूटर के बारे में है। वर्तमान युगा संगणक युगा इति निगद्यते। इसमें कहा गया है कि वर्तमान का जो युग है कंप्यूटर का युग है। सर्वप्रथम सांख्यिकी संगणकस्य निर्माण पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय 1946 ईस्वी अव्वन। सबसे पहले कंप्यूटर का जो निर्माण है वो कहाँ हुआ? पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में 1946 ईस्वी में हुआ। तदा एतस्य भारा 63 टन परिमितम आसीत्। जब इसका भार कितना था? लगभग 30 टन के आसपास था। आकार प्रकार दृष्टिया कार्य क्षमताया च तृतीया संगणकः सुपर संगणक च विभाज्यते। आकार प्रकार और कार्य क्षमता की दृष्टि से कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रारंभ काले अस्य उपयोग केवलम गणना कार्य संभव था, है ना। प्रारंभ में मतलब शुरुआत में इसका जो प्रयोग था, इसका जो उपयोग था वह गणना के कार्यों में किया जाता था। परंतु सांप्रतम अस्य उपयोग प्रायः सर्वेषु कार्वेषु अनिवार्यता धत्ते। परंतु आज का जो युग है इसमें कंप्यूटर का लगभग सभी कार्यों में उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभ में संगणक का प्रयोग किया जाता था भवन निर्माण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, गणना के क्षेत्र में या ऋतु निर्देशन के क्षेत्र में। तो प्रारंभ में कंप्यूटर का जो उपयोग है केवल गणना के कार्यों में किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगणक शब्द का अर्थ है। यहाँ पे संगणक शब्द का आपको अर्थ बताना है। आविष्कार, दूरदर्शन, कंप्यूटर या विज्ञान। तो संगणक शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सांख्यिकी संगणक का निर्माण कहाँ हुआ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा, सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण है वहाँ कहाँ हुआ? पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में सन 1946 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित सांख्यिकी संगणक का भार था। सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसमें उसका भार कितना था? 30 टन, 20 टन, 50 टन, 10 टन। आपने सुना होगा कि जो सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसका भार लगभग था हमारा 30 टन, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार प्रकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर संगणक कितने भागों में विभक्त है? यहाँ पर आपको बताना है कि आकार प्रकार और कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? 3, 4, 5 या 6। तो आकार प्रकार और कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तल्ले का संधि विग्रह है। यहाँ पर आपको तल्ले का संधि विग्रह बताना है। तो तल्ले का संधि विग्रह क्या है? तत् धन लय, तत् तल धन लय, ता धन लया और तल धन या। तो तल्ले का संधि विग्रह हो जाएगा हमारा तत् धन लय, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ व्यंजन संधि का भेद तत्व का एक उदाहरण है और तोरली सूत्र के अनुसार इसमें यहाँ पर संधि हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट इन शब्दों के योग में विभक्ति होती है हमारी चतुर्थी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, तालु से, मुख नासिका से या दंत से। तो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है हमारा मुख नासिका से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका भी एक सूत्र है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख तथा नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। जैसे या, मा, इंगा, णा और ना, ये अनुनासिक वर्ण है। चलिए, जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मुख से और नासिका दोनों से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्मा यहाँ वाक्य लिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि अहिंसो परमो धर्मा यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? वेद से, रामायण से, गीता से या महाभारत से। तो अहिंसा परमो धर्मा महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है। अहिंसा परम धर्म, यानी अहिंसा ही धर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग मात्र शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। यहाँ पर आपको जो मात्र शब्द है इसका स्त्रीलिंग मात्र शब्द का द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति, और बहुवचन का रूप आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा है? मातु, मात्रन, मात्र या मात्र। तो मात्र शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा हमारा वह क्या होगा? मात्र। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोरथा का संधि विग्रह। यहाँ पर मनोरथ का संधि विग्रह बताना है। तो मनोरथ का संधि विग्रह क्या है? मनोरथा, मनोरथा, मनसधन रथा या मनोरधन था। तो मनोरथा का संधि विग्रह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, मनसधन रथा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वारी शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप है। वारिणी, वारिणी, वारिणी या वारिणा। तो वारिणी शब्द का सप्तमी एकवचन हो जाएगा हमारा वारिणी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और रूप तो आपको यहाँ पर याद करने ही पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अभवत, अभवत, अभवा या अभवन। तो भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभवत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, अभवत। चलिए अगला क्वेश्चन है, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ददाती, ददंती, ददती या दधाती। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा हमारा ददती, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्या अमृत मशनूते यहाँ वाक्य लिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि विद्याए अमृत मशनूते यहाँ वाक्य किससे लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से, कठोपनिषद से, छांदोग्योपनिषद से या केनोपनिषद से। तो विद्याया अमृत मशनूते यहाँ वाक्य लिया गया हमारा ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्य के आधार पर 16 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनें। यहाँ पर आपको पद्य दिया गया है, इसमें से आपको 16 से जो 20 तक के प्रश्न हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। तो पद्य क्या है हमारा? निर्चिर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनु से चेत, यानी कवि कहता है कि यदि हंस ही जल और दूध को अलग करने का आलस्य करेगा तो ये काम इतनी कुशलता से और कौन कर पाएगा। विश्वासपिन नान्या कुल प्रथम पालिश्चिति का, यदि बुद्धिमान तथा समझदार लोग ही अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएंगे तो दूसरा कौन और निभाएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि हंस ही जल और दूध को अलग करने में आलस्य करेगा तो यहाँ काम इतनी कुशलता से और कौन करेगा। तो यहाँ पर जो कवि है वहाँ हमारे कुल व्रत के पालन करने की यहाँ पर शिक्षा देते हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछे गए हैं। क्षीर शब्द का अर्थ है, यहाँ पर आपको क्षीर शब्द का अर्थ बताना है। तो क्षीर शब्द का अर्थ क्या है? जल, दूध, दही या समुद्र। तो क्षीर शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा दूध, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जल और दूध के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर पूछा गया हमें क्षीर शब्द का अर्थ। तो क्षीर यानी क्या होता है? दूध, और नीर यानी होता है हमारा जल। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है? पत्नी व्रत, कुल व्रत, धार्मिक व्रत या सत्य व्रत। तो इस श्लोक में हंस को कुल व्रत के पालन की यहाँ पर शिक्षा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है? हंस को, नीर को, क्षीर को या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा श्लोक है इसमें कवि ने हंस को संबोधित किया है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है? श्वेत वर्ण का, सुंदर गति का, निर्क्षीर विवेक का या मधुर वाणी का। तो हंस के जो गुण का वर्णन किया गया है वहाँ गुण है हमारा निर्क्षीर विवेक, जल और दूध को अलग करने का जो गुण है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है? आलस्य, अभिमान, क्रोध या मोह। हंस को आलस्य न करने का निर्देश इस श्लोक के माध्यम से दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दत्त में कौन सा प्रत्यय है?
कत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कत्व प्रत्यय, यत प्रत्यय। तो दत्त में प्रत्यय हो जाएगा हमारा कत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सा अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार कौन सा है। यहाँ पर सा अत्र तिष्ठेत में आपको मूल धातु और लकार बताना है, यानी तिष्ठेत में आपको क्या बताना है, मूल धातु बतानी है और लकार बताना है। तो इसमें कौन सी होगी मूल धातु, स्था, इसकी मूल धातु हो जाएगी और लकार हो जाएगा हमारा विधिलिंग लकार, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, युष्माकं ग्रहम कुत्र अस्ति इस वाक्य में सर्वनाम है। युष्माकं ग्रहम कुत्र या अस्ति, युष्माकं ग्रहम कुत्र अस्ति में सर्वनाम हो जाएगा हमारा युष्माकं, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। यहाँ पर अस धातु लंग लकार और मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप आपको बताना है। आस्ताम, इष्यताम, आस्तम या अश्व। तो अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा हमारा आस्तम, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। यहाँ पर आपको आता है के लिए संस्कृत में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है, यहाँ आपको बताना है। प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति या अवगच्छति। तो आता है के लिए जो संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है वहाँ होती है हमारी आगच्छति, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिता के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। तो अभिता के योग में प्रयुक्त होती है विभक्ति कौन सी है हमारी, द्वितीय विभक्ति। अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता है आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य या श्रीहर्ष। तो काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता है हमारे आचार्य मम्मट, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। यहाँ पर आपको गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है यह आपको बताना है। तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। तो गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है हमारी द्वितीय विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पूज्य, पूजनीय, पूजनीय या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि जो ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो वहाँ अशुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा पूजनीय, है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी पूज्य और पूजनीय दोनों कैसे शब्द है, शुद्ध शब्द है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, छात्रा उपविष्टि है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो छात्रा उपविष्टि वाक्य हो जाएगा हमारा कर्तवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।